नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर आपका सोनी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था इंटरनेट की सर्विसेज, सेवाएं। हम इंटरनेट का क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम आज आप लोगों के लिए आगे कुछ चीज़ें लेकर आए हैं, जिसमें साथियों मैंने कहा था ये टॉपिक पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी, बैंक हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और केवल उसके लिए नहीं, जहां पर कंप्यूटर विषय आता है उस जगह के लिए, उस काम के लिए भी महत्वपूर्ण है जहां पर करंट जीके के सवाल आते हैं, सूचना तकनीकी का नाम लिखा होता है, वहां पर भी इस टॉपिक का हम लोगों को अच्छे से इस्तेमाल करना होता है। आइए दोस्तों, आज की क्लास की विधिवत शुरुआत करते हैं, जुड़ते हैं इस ई गवर्नेंस शब्द से। क्या लिखा है ये? राजस्थान में ई गवर्नेंस, इसका मतलब क्या हुआ कि राजस्थान सरकार, किसकी बात कर रहा हूं? राजस्थान सरकार किसके लिए? शासन के लिए। राजस्थान सरकार शासन के लिए इस कंप्यूटर का, इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है। दोस्तों, लगभग 2004 की बात कर रहा हूं। 2004 से ही राजस्थान इस ई गवर्नेंस के क्षेत्र में बढ़ रही है। इसलिए राजस्थान में इंफॉर्मेशन सूचना तकनीकी विभाग की बात करूं, उसे सूचना तकनीकी विभाग DOIT की स्थापना कर रखी है, यानी DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना राजस्थान सरकार ने कर रखी है, जो राजस्थान में होने वाली हर सर्विसेज को मैनेज करता है। दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री 2013 में अशोक गहलोत थे। बायोमेट्रिक सिस्टम राजस्थान में इन्होंने लागू किया। इससे पहले वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री रही, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें राजस्थान में लागू की। अब मैं कह रहा हूं कि इस समय बिना तकनीकी के किसी भी चीज की कल्पना करना न के बराबर है। राजस्थान में लगभग हर चीजों को ऑनलाइन कर दिया गया है। आप ऑनलाइन माध्यम से सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से कर्मचारियों की शिकायत कर सकते हैं, आप ऑनलाइन माध्यम से हर चीज का टेंडर या अन्य जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ई शासन का या इस ऑनलाइन शासन का मतलब क्या हुआ? इस ई गवर्नेंस की डेफिनेशन के साथ अगर मैं शब्द जोड़ूं, राज्य सरकार, राजस्थान सरकार हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, नागरिकों के लिए इस ई शासन के माध्यम से सर्विस देना चाहती है। तो क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज हम इसकी यूज कर सकते हैं, उनके बारे में हम अभी देखते हैं। देखो, राजस्थान में जो ई गवर्नेंस है उसके क्या क्या बेनिफिट हमें मिल सकते हैं, वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ई गवर्नेंस का लाभ है, डेफिनेशन के साथ जुड़ जाएगा। अब अशोक गहलोत सर माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री है, क्या वो तारानगर, चूरू, जयपुर कहीं भी बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं? क्या ऐसा करना चाहते हैं? इस कोरोना काल में 2020 में उन्होंने सभी कर्मचारियों की बैठक ली, जिला कलेक्टरों से बात की, पुलिस अधिकारियों से बात की, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। मेरी नज़र में माननीय मुख्यमंत्री ने राजस्थान के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। तो क्या उन लोगों से वो जुड़ सकता है? दूसरी बात, ये तो गहलोत सर उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो वास्तव में कोरोना योद्धा है, लेकिन गांव में एक व्यक्ति बैठा है, राजस्थान सरकार क्या कर रही है उसे जानकारी किस तरह मिलेगी? विज्ञापन देता है, विज्ञापन के अलावा तरह तरह की स्कीम गांव तक पहुंचाता है, चाहे वो केंद्र सरकार के थ्रू आ जाए, चाहे वो राज्य सरकार की अनुशंसा पर मिले। तो कहने और बताने का मतलब क्या हुआ कि इस तरह बेहतर पहुंच बन जाती है। क्या कह रहा है? नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच इस ई गवर्नेंस का फायदा होता है। अगला क्या लिखा है, क्या कह रहा है? देखो, साथ के साथ कह रहा है सिंप्लिसिटी, एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। एक और बात बता रहा हूं, जो सरकार है उसमें पहला बेनिफिट ये मिल रहा था कि सभी तक पहुंच जाता है। दूसरा बात कि जो सरकार करना चाह रही है, जो सरकार हम लोगों तक पहुंचाना चाह रही है, वो हम लोगों के सामने रहता है, पारदर्शी रहता है, हम लोगों को पता चलता रहता है कि क्या चीजें हमारी सरकार में चल रही है। नंबर तीसरे पर जो हमें दिखाई दे रहा है, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है?
शासन की विस्तारित पहुंच, कहने का मतलब मैंने पहले ही कहा था कि इसके माध्यम से सरकार हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाती है, हर व्यक्ति तक अपनी जानकारी शेयर करती है। दोस्तों अगर अपन कहीं पर 6 लिखा हुआ देखें तो 6 ऐसे बनता है, इसको इधर से कोई देखेगा तो उसके लिए कितना बन जाता है, ये 9 बन जाता है। तो शासन जो ई गवर्नेंस हो रहा है वो केवल सरकार के लिए फायदा नहीं है, वो आम नागरिक तक सरकार की पहुंच, सरकारी नुमाइंदों का आना और आम नागरिक की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के पोर्टल, तरह तरह की एप्लीकेशन सरकार ने जारी की है। उन सभी एप्लीकेशन के बारे में ही हम बात करने वाले। ज़्यादातर एप्लीकेशन, ज़्यादातर पोर्टल मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जारी किए थे, लेकिन राजस्थान के हैं तो राज्य सरकार से संबंधित है, उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान ई गवर्नेंस के कुछ प्रमुख कार्यक्रम हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। उसका उद्देश्य क्या है ये भी मैं बताने वाला हूं, साथ ही साथ उनके लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनका यूज क्या है हम डिटेल वाइज इसके बाद भी पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पहला कार्यक्रम हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस। हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस का उद्देश्य क्या हुआ, नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह स्वचालित सेवाएं। पहली, अब तो राज्य सरकार ने इस सेवा को तो बंद कर दिया है, बंद तो ऐसे नहीं किया, कम यूज कर रहे हैं, भामाशाह। दूसरा कौन सा है, ई मित्र। दूसरा कौन सा है, राज संपर्क। ये इधर मैं बताने वाला हूं लेकिन पहले सुनो। भामाशाह योजना एक ऐसी योजना है जिसमें परिवार की महिला का कार्ड बन जाता है, भामाशाह कार्ड। उस भामाशाह कार्ड के साथ उसके पूरे पारिवारिक सदस्यों का नाम जुड़ जाता है। राजस्थान सरकार की भामाशाह कार्ड एक पहल है जिसके तहत जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका राज्य सरकार अपनी ओर से फ्री इलाज करवाती है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा भी सरकार द्वारा कर दिया जाता है। और अपन बताएं, ई मित्र, राजस्थान सरकार की जो भी सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जो हमें दे रही है, उन सभी सेवाओं के लिए ई मित्र का हम उपयोग करते हैं। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरना हो, कोई भी हमें अगर स्कीम सरकार की जो आ रही है वहां तक पहुंचना हो तो। राज संपर्क एक पोर्टल सरकार ने बना है। इस पोर्टल का काम क्या है, कोई भी राज्य सरकार का कर्मचारी, कोई भी डिपार्टमेंट आपका सही काम नहीं कर रहा है, जैसे भामाशाह कार्ड वाले कार्ड नहीं बना रहे हैं, कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, उन सभी की जानकारी आप दे सकते हैं राज संपर्क पोर्टल पर। आपकी शिकायत का निवारण 24 घंटे के अंदर होता है। फीडबैक लिया जाता है, क्या आपकी शिकायत का निवारण हुआ कि नहीं हुआ। इसकी अलग से वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन भी है, इसके टोल फ्री नंबर भी है जिन पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। क्या कह रहा है, सरकारी अधिकारियों के लिए ये कुछ प्रोग्राम चला रहा है, ई संचार की व्यवस्था करना, ये सब कुछ बताया गया है। आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। अब क्या कर रहा है राज्य सरकार, क्या चाह रही है कि राजस्थान सरकार ये चाहती है कि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, जिससे डिजिटल रूप से वो गांव, वो शहर हम लोगों से कनेक्ट हो जाए। उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक डेटा सेंटर खोला है, इसमें 100 MBPS तक का डेडिकेटेड नेटवर्क कनेक्टिविटी वहां पर मिलेगी। 200 से अधिक से वेबसाइट और वेब पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग ग्राम पंचायत स्तर पर मिलेगी, जहां पर गांव का हर व्यक्ति राज्य सरकार की हर योजना से डायरेक्ट जुड़ जाएगा। बिचौलिए खत्म करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही है। दोस्तों और देखें, नीचे कुछ एप्लीकेशन का नाम दिया है, दी राज मेक। दोस्तों पेपर में सवाल पूछा जाता है, जैसे हम लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, क्या आप किसी क्लाउड स्टोरेज का नाम बता सकते हो कि हाँ सर गूगल ड्राइव है, गूगल आई क्लाउड है, या वीवो क्लाउड है, ड्रॉप बॉक्स भी है। ऐसे ही राजस्थान सरकार ने मेक का मतलब बादल होता है, क्लाउड होता है, तो राज क्लाउड के नाम से एक क्लाउड एप्लीकेशन बना रखा है जिस पर हम बहुत सारी चीजें अपनी सेव कर सकते हैं। अगला है सास। सास वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, सास का मतलब है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सास का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। पास,
प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की सेवा के रूप में क्लाउड स्टोरेज का यूज किया गया, जहां पर आप अलग अलग एप्लीकेशंस अपने क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कुछ और सर्विस है जिनके बारे में बात करेंगे। दी राजनेट, क्या लिखा है, ग्राम पंचायत स्तर पर लैन, स्वैन, ब्रॉडबैंड, राजबैंड, ओवर एयर, सैटेलाइट के माध्यम से सहज संपर्क स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो स्कीम चलाई है उसका नाम है राजनेट, द नेटवर्क ऑफ राजस्थान। इस स्वैन का मतलब है स्टेट वाइज एरिया नेटवर्क, यानी राज्य के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें उन्हें जोड़ने के लिए एक नई स्कीम चालू की गई है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सेक्शन आप लोगों के लिए अच्छा बनता जाएगा। इस टॉपिक को मैंने इसलिए लिख कर रखा कि इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को मैं समझा पाऊं। इसके बाद अगला है राजधरा। राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेस जो है उनको आपस में जोड़ने के लिए एक एप्लीकेशन, एक मैप बनाया गया है जिसका नाम क्या है, राजधरा, यानी सरकारी विभागों और संगठनों को शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली, फिजिकल कौन सा क्या चीज कहां पर है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीमलेस ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं इसे हम। अब अगला है सेवा आपके द्वार। राजस्थान सरकार ने, इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन नॉर्मल दे रहा हूं आप लोगों को। सेवा, राज सेवा द्वार राजस्थान सेवा वितरण गेटवे बनाया गया है, जो क्या काम करता है, सभी राज्य के लिए संपर्क स्थापित करने वाला सभी राष्ट्रीय और राज्य के निजी एप्लीकेशन सिस्टम को एक इंटीग्रेट करने वाला गेटवे है जिसे कहा जाता है राज सेवा आपके द्वार, राजस्थान सेवा वितरण गेटवे। इसके बारे में तो अभी हमें बात करनी है, बहुत सारी बात करनी है। क्या नाम लिखा है, सबसे पहला एसएसओ, राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा होगा, पटवार का फॉर्म भरा होगा, इसके लिए आपने एसएसओ आईडी का यूज किया होगा। अब सवाल पूछ रहे थे इतने सिंपल एसएसओ आईडी बनाने के लिए क्या हमें आधार नंबर चाहिए क्या? हाँ, आधार कार्ड नहीं है भाई मेरे पास, तो क्या भामाशाह से बन जाएगी? बन जाएगी, ठीक है ना मेरी बात। तो आधार नंबर और भामाशाह रजिस्ट्रेशन से आपकी एसएसओ आईडी बन जाती है। एसएसओ आईडी का मतलब क्या होता है, सिंगल साइन ऑन। ये राजस्थान का एक स्टेट पोर्टल है जो राजस्थान की जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज है, आरएएस से लेकर पुलिस तक, पटवार तक, कोई भी सर्विस हो वो इसके माध्यम से दिख जाती है। जितने फॉर्म आपने फिल किए हैं उनका रिजल्ट क्या है आप अपने एसएसओ आईडी पर जाकर आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है ही नहीं। आगे बढ़ रहे हैं, क्या लिखा है, राज ई वॉलेट। दोस्तों जैसे आप वॉलेट रखते हो, पैसे रखते हो वॉलेट में, ऐसे ही राजस्थान सरकार ने एक राज ई वॉलेट बना दी जिसमें पैसे नहीं रहेंगे, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। उससे फायदा क्या होता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करके राज ई वॉलेट में डाल देते हो तो आप कहीं भी सरकारी विभाग में डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती। वहां पर केवल आप डॉक्यूमेंट का लिंक बता दो, वहां से ऑटोमेटिक आपकी बातों को वेरीफाई कर लिया जाएगा। साथियों अब सवाल पूछा था कि दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए राजस्थान सरकार का जो एप्लीकेशन है उसका नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे, राज ई वॉलेट। दस्तावेजों को स्टोर करने के लिए, सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बना रखा है, उसका नाम बताओ। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने उसका नाम पढ़ा था, राज क्लाउड। ठीक है मेरी बात। एक और सवाल आता है, राजस्थान ने भौगोलिक चीजों को प्रमाणित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन का यूज कर रखा है, उसका नाम बताओ, तो राजधरा। ये अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। अब कुछ आगे और नाम दिखा रहा है, राज ई साइन, राज ईएम, RAS, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल से बातें आगे दे रखी है और जैसे एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी हम इनके बारे में और भी बातचीत करते रहेंगे। अगला, अब यहां से हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप स्क्रीन पर देख लो, समझ आ जाएगी बात। क्या लिखा है, ई मित्रा। दोस्तों इस ई मित्रा को गांव के अंदर जन मित्र कहा जाता है।
इस ई मित्र को गांव में जन मित्र कहा जाता है और इसी ई मित्र को शहर में पता है क्या कहा जाता है, लोक मित्र कहा जाता है। इस समय 400 से भी ज्यादा सर्विस का संचालन इस ई मित्र के माध्यम से किया जाता है। क्या कह रहा है, नागरिक सेवाओं को आसान व सुविधाजनक बनाने हेतु राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004 में ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की। इस ई मित्र को जन मित्र और शहरों में लोक मित्र के नाम से जाना जाता है। इसे गांव में CSC के नाम से संचालित किया जाता। CSC का मतलब हुआ कॉमन सर्विस सेंटर। क्या मतलब हुआ, कॉमन सर्विस सेंटर। ई मित्र का मतलब हम लोग समझ गए हैं। जाति प्रमाण पत्र से लेकर मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र, शादी से लेकर तलाक तक सारे के सारे काम इस ई मित्र के माध्यम से ही किए जाते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ई मित्र के बाद अगली सर्विस देखते हैं जो हमें राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित की गई है। देखो, इस सर्विस के बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी ले, पढ़े और समझे। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, SSO ID क्या मतलब होता है, सिंगल साइन ऑन। ये राजस्थान सरकार की एक सर्विस है। क्या कहा इसे, राजस्थान सिंगल साइन ऑन। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैच किए गए डेटा सेट और डॉक्यूमेंट। इस पर आप एक बार अपने डेटा और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दो, बार बार इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, एक बार से काम हो जाएगा। सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों हेल्पलाइनों की कोई जरूरत नहीं होती है। आपके आधार कार्ड से, भामाशाह कार्ड से ये बन जाता है, जिसके बाद वहां से आपका डेटा फैच कर लेता है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस SSO ID किससे बनती है, बार बार बोल रहा हूं, आधार नंबर से बन जाती है और साथ ही साथ आपके भामाशाह नंबर से यानी भामाशाह कार्ड से भी बन जाती है। यहां तक बात सभी को पता चल रही है, समझ आ रही है? यस सर, पता चल रही है और समझ भी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये दोस्तों वसुंधरा राज्य की शुरुआत थी, उन्होंने इसे लागू किया था, खुद की फोटो लगा दी, महिला को मुख्य बना दिया, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा भी किया, भामाशाह योजना भी लागू की। क्या था इसके अंदर, देखते हैं, कुछ बातें समझते हैं। भामाशाह योजना ये केवल राजस्थान सरकार की पहले, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, दिल्ली में इसका कोई भी रोल नहीं है। क्या कह रहा है, भामाशाह योजना 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करने के लिए लागू किया गया। इसमें भामाशाह परिवार कार्ड बन जाता है। क्या होता है, भामाशाह परिवार कार्ड में सरकार परिवार की महिला मुखिया के लिए निःशुल्क जारी किया जाता है, जिससे पूरे परिवार के बारे में जानकारी रहती है। अरे क्या भामाशाह कार्ड पुरुष का बनता है? क्या नहीं बनता, महिला का बनता है। यानी पहले राशन कार्ड बनता था, पापा की फोटो लगी थी, इस बार पापा रहे नहीं तो मम्मी की फोटो वैसे ही लगनी थी भाई, मुखिया वही है। लेकिन प्रैक्टिकल बात ये बता रहा हूं, 2018 में एक्सपायर हो गए थे, मम्मी है भी। आगे बढ़ता हूं, मेरी बात को यही लेकर आता हूं, जो अपन पढ़ने की कोशिश, इतनी दूर नहीं जाएंगे। परिवार कार्ड की बात कर रहा हूं। परिवार का भामाशाह कार्ड जब बनता है तो उसमें महिला मुखिया होती है, उससे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, सरकार का डायरेक्ट बेनिफिट उसमें आता है, अकाउंट नंबर ऐड हो जाता है। आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप हॉस्पिटल जाइए, वहां इलाज करवाइए और इस कार्ड के थ्रू आपको फ्री इलाज दिया जाता है। व्यक्तिगत कार्ड, भाई मैं खुद बनवाना चाहता हूं, मेरा बन जाएगा, बोल बन जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपना व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड बनवाना चाहता है तो क्या करे, कुछ पैसे लगेंगे,
बनवा लो कोई। अब भाई मैं लुगाई से लड़ लिया, माँ से लड़ लिया, अकेला हूं और मुझे स्वास्थ्य सेवा चाहिए तो कैसे मिलेगी? मेरा भामाशाह कार्ड बन जाएगा। ठीक है मेरी बात? ये सिंपल सिंपल बातें हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला है इसी कड़ी में जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं, क्या है? राजस्थान संपर्क। दोस्तों ये कर्मचारियों का दुश्मन पोर्टल है। इससे दो नुकसान है कर्मचारियों को। पहला नुकसान तो ये कि जो कर्मचारी इससे संबंधित है उन्हें पाबंद किया जाता है कि आपको इसका रिप्लाई देना है। दूसरा क्या है, कर्मचारियों की शिकायत करनी होना तो आप इस पर जाकर कर सकते हो। क्या कह रहा है? राजस्थान संपर्क को राज्य में जून 2014 से चालू किया गया है। इसमें सभी सरकारी विभाग, संगठन, संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं। यह शिकायत निवारण के लिए जवाबदेही है। आप भ्रष्टाचार से संबंधित, आप किसी भी प्रकार की समस्या से संबंधित शिकायत इस संपर्क पोर्टल पर जाकर कर सकते हो। नंबर लिखा है राजस्थान संपर्क के 181 पर। इसकी वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हो। कहाँ कहाँ इसकी शिकायत कर सकते हैं हम? वेबसाइट पर कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर कर सकते हैं और साथ ही साथ टोल फ्री नंबर पे भी कर सकते हैं। इसका निवारण लगभग 24 घंटे में आपको प्रति उत्तर दिया जाता है। आपकी शिकायत पर रिएक्शन आता है। आप शिकायत कर दी, उस शिकायत का फीडबैक क्या बना ये भी आप लोगों को बताया जाता है। ये राज्य सरकार की अलग अलग स्कीमें चल रही है। ये करंट जीके के भी प्रश्न बता रहा हूं आपको। ये कंप्यूटर में क्यों पढ़ रहा हूं भाई? राजस्थान सरकार की सेवाएं, अरे संपर्क पोर्टल है। अब एक शब्द लिख दिया भाई, क्या लिखा देखो, हद करते हैं कई बार। क्या लिखा? पोर्टल। एक राजस्थानी चित्रकला, दूसरा राजस्थानी नृत्य, तीसरा इंटरनेट से संबंधित, चौथा नन। अब पोर्टल शब्द लिख दिया, हिंदी में बोल राजस्थानी चित्रकला है, इंटरनेट से संबंधित है या कोई नृत्य है पोर्टल नाम का। तो साथियों पोर्टल कोई नृत्य नहीं है भैया। पोर्टल क्या है? एक राजस्थानी, अच्छा पोर्टल क्या है? इंटरनेट से संबंधित है, वेबसाइट से संबंधित है, जहां पर सूचनाओं को शेयर किया जाता है, स्टोर किया जाता है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, समझ रहे हैं हम लोग। मैं भी यही चाहता हूं कि भैया आप समझे। अगला देखिए क्या लिखा है। राजस्थान सरकार ने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के लिए बहुत सारी स्कीमों के बारे में बात कर रखी है। पहली स्कीम, पहली बात क्या लिखी है हम लोग पढ़ के देखते हैं। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ईपीडीएस बोलते हैं। कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। भारत में खाद्य सामग्री की कमी से निपटने के लिए विकसित की गई है। इसके द्वारा समाज के गरीब लोगों को, गरीब लोग कौन से होते हैं? बीपीएल वाले, बिलो प्योरिटी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। मैं भी बीपीएल में आता था पहले, अब तो एपीएल में आ गया। पापा थे ना तब बीपीएल में था। बीपीएल का मतलब बिलो प्योरिटी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। जो कुछ कमा नहीं सकते वो सरकारी खाद्य सामग्रियां लेते हैं, खा लेते हैं। बीच में खाने वाले एजेंट बहुत होते हैं, उनके निवारण के लिए ही ये सेवा चालू की गई है। क्या कह रहा है? क्रय, कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। चयनित नागरिक राशन के लिए ईपीडीएस से लाभ प्राप्त करता है। इससे चावल मिलती है, शक्कर मिलती है, गेहूं मिलती है। जो जो चीजें सरकार बांट रही है वो सब चीजें इस ईपीडीएस के माध्यम से उपलब्ध हो जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि जो चीजें मैं ऊपर दिखा रहा हूं आपको, उन सभी के बारे में आपको 1 बाय 1 नीचे डिस्कस करके बताऊंगा। तो देखो क्या लिखा है, जीआईएस राजधरा। ये क्या है? एक भूगोलिक है। मैंने कहा था
कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये राजधरा, एक पोर्टल है, एप्लीकेशन है। राजस्थान सरकार के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों, हेरिटेज, महत्वपूर्ण इमारतों के 3D मॉडल और उनकी वर्चुअल संरचना तैयार कर रही है। उनको एक माध्यम से आपस में जोड़ा गया है, सभी का कनेक्शन मैप दिखाया गया है, उसे जीआईएस राजधरा कहा जाता है। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? प्रस्तावित एकीकृत राज्य व्यापक जीआईएस डेस्टिनेशन स्पोर्ट सिस्टम राजधरा का उद्देश्य ओजीसी के मानक पर आधारित एक भू पोर्टल विकसित करना है, एक जमीनी पोर्टल विकसित करना है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा को संग्रहित करते हैं, प्रोसेस करते हैं, मिलते हैं। आगे बढ़ रहा हूं अगली तरफ, कुछ और साधारण चीजें आपको मिल जाएगी। क्या कह रहा है ये? इतना आसान सा प्रश्न है जो आपको जवाब देना है। आधार कार्ड, कई बार तो इतनी हद होती है दोस्तों, ऐसे ये सिंबल दिखा दिया जाता है। क्या दिखा जाता है? ये सिंबल दिखा दिया जाता है और कहा जाता है कि जो सिंबल आपके सामने आ रहा है ये कौन सी सर्विस का सिंबल है, ये किस सेवा या किस सर्विस से संबंधित है, आपको ये बताना होता है। तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि आधार कार्ड का ये सिंबल है। क्या कह रहा है? आधार सर्विसेज। आधार नंबर 12 अंकों का यूनिक पहचान संख्या है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा इसे जारी किया गया है। क्या होता है फुल फॉर्म? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसे जारी किया गया। आधार के लिए आप ई आधार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा। उसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई भी कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव भी कर सकते हैं। मतलब पहले से जो आपका आधार बना हुआ है उसमें कोई चेंजेस करना चाहो तब भी आप कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो जो चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते और अच्छी बात जानने की कोशिश करते हैं। ये अब देखो, कुछ सर्विसेज मैंने राजस्थान की बताई थी। अब जो सर्विसेज आपको दिखाई दे रही है, बता रहा हूं, ये राजस्थान की नहीं, ये भारत सरकार की सर्विसेज भी है। इनके लिए एप्लीकेशंस है, वेबसाइट भी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पिछले सेक्शन में कहा था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की वेबसाइट बताओ। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाता है कि आप पैन कार्ड बनवाते हो, हाँ, तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म बताओ। तो पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है पर्सनल अकाउंट नंबर। ठीक है मेरी बात? ये पैन कार्ड जो है आपका आयकर से संबंधित है। किससे संबंधित है? आयकर से संबंधित है। आपको इसे बैंक में क्या करना होता है? अटैच कराना होता है। साथ के साथ बैंक में आपको क्या अटैच कराना होता है? आधार। यानी ये कहा जाता है बैंक खाते की प्रॉपर निगरानी के लिए आप बैंक में अपना आधार और पैन कार्ड क्या करवा लीजिए? लिंक करवा लीजिए। वरना आज जब भी बैंक में लेन देन करते हो, बड़े पैसे निकालते हैं, जमा कराते हो, आपका पैन कार्ड अगर अटैच नहीं है तो बैंक आपको पैसे निकालने की परमिशन नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, इसे कौन सी सोसाइटी द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। अब अगर आप पैन कार्ड का फॉर्म भरना चाहते हो, पैन कार्ड बनवाना चाहते हो, तो आपको फॉर्म नंबर 49A का यूज करना होता है। कई बार पेपर में सीधा सवाल पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा फॉर्म पैन कार्ड से संबंधित है, तो आप बताएंगे आयकर में फॉर्म नंबर 49A पैन कार्ड से संबंधित। आयकर का मतलब हुआ इनकम टैक्स। अभी हम पढ़ेंगे ITR क्या होती है, इनकम टैक्स रिटर्न कब भरी जाती है और उसके लिए क्या क्या चीजें, क्या वेबसाइट का यूज करना होता है, बात करेंगे। यहां तक ठीक है? आगे चलूं थोड़ा? यस सर, चलिए ये लो। इसके जस्ट बाद में मुझे यही बात डिस्कस करनी थी। क्या कह रहे हैं? आप कितना पैसा कमा रहे हैं, सरकार आपसे उसका हिसाब मांगती है। और सरकार कह रही है कि अगर आप पर्टिकुलर टैक्स के दायरे में आते हैं तो सरकार को आपकी इनकम का आपको टैक्स देना होता है। उसी को हम किस नाम से जानते हैं? ITR के नाम से जानते हैं।
क्या कहते हैं आईटीआर को? इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर भरने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आईटीआर का प्रमुख दस्तावेज जो होता है आपका पैन कार्ड होता है। पैन कार्ड के अलावा आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स चाहिए और बैंक अकाउंट की डिटेल्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट चाहिए कि आपने कौन सा ट्रांजैक्शन किस लिए किया है और आपके पास पैसे किस हिसाब से आ रहे हैं। इसके लिए वेबसाइट का यूज किया जाता है। कौन सी है? आप स्क्रीन पर देख लीजिए, https://incometaxindia.efiling.gov.in। जैसे मैंने बताया था पिछले सेक्शन में, गवर्नमेंट वेबसाइट के आगे gov.in लिखा होता है। gov का मतलब क्या होता है? gov का मतलब होता है सरकारी, और gov.in सरकार इन इंडिया, इंडिया की जो सरकारी संस्था है उनके लिए gov.in का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं जो इसी से संबंधित है। देखो ये अब आते हैं पासपोर्ट सेवा। दोस्तों मैंने तो मेरा पासपोर्ट बनवा लिया है, अब वो पूछ रही है कहाँ जाओगे पासपोर्ट बना के अकेले? भाई मुझे खुशी मिल गई, जाऊं कहीं भी उसका क्या फर्क पड़ता है? साथ चलेंगे, बोले मेरा भी बनवा दो। 1500-2000 रुपए का खर्चा आता है, आप ऑनलाइन आवेदन करके पासपोर्ट बना सकते हो। गुरुजी पासपोर्ट ई मित्र आवेदन करा के? अच्छा, ई मित्र सर्विसेज किसके लिए होता है? राज्य सरकार की सर्विस के लिए होता है। और पासपोर्ट जो सर्विस है वो राज्य सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार की सर्विस है। तो ई मित्र की सेवाएं केंद्र सरकार की सर्विसेज के लिए नहीं होती है, राज्य सरकार की सर्विस के लिए होती है। ये पासपोर्ट आपका भारत के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है। आप कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको कहीं विदेश जाने के लिए वहां का वीजा भी लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? वीजा। 2 प्रकार के 3 प्रकार के अलग अलग वीजा मिलते हैं। कहीं पर आप काम करने का वीजा अलग से मिलता है, पढ़ने जाने का वीजा अलग से मिलता है, घूमने जाने का वीजा अलग से मिलता है। अलग अलग देशों में अलग अलग कार्ड बनते हैं, लेकिन केवल हम इतना समझाने की कोशिश करते हैं कि पासपोर्ट एक प्रकार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है जो भारत का नागरिक होने का प्रमाणीकरण विदेशों में देता है। देश में तो आधार कार्ड से काम चल जाता है, वोटर आईडी से चल जाता है, गांव में तो शक्ल से चल जाता है, भैया उसका हूं बोल क्या करेगा, तो गांव में तो जानते हैं। तो अगर कहीं भी आप जाते हैं डिपार्टमेंट वाइज तो आपको इन आइडेंटिफिकेशन चीजों की क्या होती है दोस्तों? आवश्यकता होती है। चलिए कोई बात नहीं। पासपोर्ट सेवा सर्विसेज के लिए www.passportindia.gov.in का आप उपयोग कर सकते हैं। पासपोर्ट का जो प्रधान कार्यालय राजस्थान का है वो जयपुर में है। आप जोधपुर में जाके भी बनवा सकते हैं, आप चूरू सीकर से भी बनवा सकते हैं, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ पर। आजकल तो जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर संभाग स्तर पर पासपोर्ट ऑफिस बना दिए गए, वरना तो हर बार पासपोर्ट बनाने के लिए वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ आना पड़ता था? पहले जयपुर ही आना पड़ता था। चलिए कुछ और देखते हैं, रेलवे से संबंधित कुछ बात और करने की कोशिश करते हैं, बस टिकट से संबंधित कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। देखो ये बता रहा है भारतीय रेल, इंडियन रेल की बात कर रहा हूं। अब मैं रेलवे की टिकट बुक करना चाहता हूं, नौकरी की नहीं भाई साहब, रेल में जाने की। तो मुझे रेलवे की टिकट बुक करनी है तो मैं कहां से करूंगा? मैं करूंगा, एक वेबसाइट है https://www.irctc.co.in। इस पर जाकर मैं रेलवे टिकट बुक कर सकता हूं। अब एक और ऑप्शन है www.indianrail.gov.in, इस पर भी मैं बुक कर सकता हूं। रेलवे में यात्री की बारे में जानकारी के लिए एक पीएनआर नंबर मिलता है। क्या होता है? यात्री के बारे में जानकारी। क्या जानकारी है? उसका नाम क्या है, उसकी आयु का क्या है, कहां जाना चाह रहा है, कहां से जा रहा है, ये सारी जानकारी इस पीएनआर में दी होती है। क्या पीएनआर में यात्री की इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दी होती है? क्या पीएनआर में यात्री कहां का रहने वाला है इसके बारे में जानकारी दी होती है कि नहीं? नॉर्मल जानकारी होती है, केवल उसका नाम, उसकी एज और उसके कहां से कहां जा रहा है। मतलब क्या हुआ? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नहीं होता उसमें, उसका ब्लड ग्रुप नहीं होता भैया, नॉर्मल जानकारियां आप लोगों से साझा की जाती है।
और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें मेरे पास अब स्लाइड के रूप में है जिनकी मैं बातें कर सकता हूं। भाई मैं तारानगर चूरू का रहने वाला हूं, उसके पास में भी छोटा सा गांव है। जयपुर से वहां जाता था, कभी ट्रेन चली नहीं, हमारी तहसील में ही ट्रेन नहीं है भैया, ये मुश्किल है, तो मुझे बाय बस जाना पड़ता है। क्या वहां पर राजस्थान सरकार की बसें जाती है? क्या जाती है, लेकिन फिर भी प्राइवेट बस वालों का ज्यादातर आधिपत्य रहता है। वो जहां मर्जी सवारी बिठा के ले जाए, जहां मर्जी रोक ले, उनकी सर्विस प्राइवेट सरकारी बसों की तुलना में अच्छी होती है। तो फिर भी मैं आपको बताऊं कि राजस्थान सरकार की अगर बसें आप बुक करना चाहते हैं तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम के बारे में आप बात कर सकते हैं। इस समय इसका मंत्री है श्री प्रताप सिंह खाचरियावास। मैं आज की बात कर रहा हूं। 2020 चल रहा है, कांग्रेस की सरकार है, ये सैनिक कल्याण मंत्री भी है और सड़क और परिवहन निगम मंत्री भी है। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसकी वेबसाइट है https://rsrtc online.rajasthan.gov.in। आप देखोगे राजस्थान सरकार के जितने भी वेब पोर्टल है उसके लास्ट में ये शब्द जुड़ा होता है, rajasthan.gov.in। इंडिया के जो वेब पोर्टल है वहां पर gov.in जुड़ा होता है, co.in भी कई पोर्टल पे जुड़ा हुआ रहता है। आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात कर रहा हूं, सेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले वोटर आईडी बनवाने के लिए पता नहीं कहां कहां कितने चक्कर काटने पड़ते थे। अब भाई आप किसी का वोट बनाना चाहते हो तो आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। कहां से बनाओगे? राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, नाम क्या है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, NVSP। वेबसाइट क्या है? www.nvsp.in। इसे 25 जनवरी 2015 को लागू किया गया। 25 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, यानी 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इससे हम क्या बना सकते हैं? पहचान पत्र बनवा सकते हैं, यानी हम क्या बनवा सकते हैं? इसे वोटर आईडी के रूप में हम एक पत्र बनवा सकते हैं जिसे हम वोटर आईडी पहचान पत्र का नाम देते हैं। वैसे तो पहचान पत्र के रूप में आप राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहचान पत्र के रूप में साथियों आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहचान पत्र के रूप में आप ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक वोटर जहां पर वोट देते हैं, आप वोट देने का अधिकार रख रहे हैं, 18 साल आपकी आयु हो गई तो आप NVSP की वेबसाइट पर जाकर उसे अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ रहा हूं, देखो ये सुनने में पढ़ने में आपको लग रहा है अच्छा, ई बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग हमने पहले देख ली थी। अब बात कर रहे हैं जन धन खाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 15 लाख रुपया दूंगा, क्या कहा? हर आदमी के खाते में कितने रुपए आएंगे? 15 लाख। भाई हर आदमी ने खाता खुलवा लिया, बाद में नोटबंदी कर दी, चालबाज बन गया अगला आदमी। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूं आपको कि जन धन खाता क्या है? प्रधानमंत्री ने यह कहा कि सभी को अपना बैंक खाता खुलाना, हर खाते में 15 लाख रुपया आऊंगा, जनता बोली खातों खुलवा लियो। बिन जन धन खातों के ना भी में जन है ना भी में धन है, कुछ भी नहीं है उसमें। मेरा बताना और समझाना क्या है आप लोगों को कि ई बैंकिंग में या सभी लोगों को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की थी, जिससे बैंक में जन धन अकाउंट खोला जाता है। आगे बढ़ रहा हूं और बात कर रहा हूं, आजकल एक स्वैप मशीन का इस्तेमाल करते हैं। उस मशीन को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ सेल, पोस मशीन। क्या काम आती है? किसी ग्राहक की क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जानकारी को स्कैन कर लेता है, बैंक खाते में धन कितना रखा उसे निकाल लेता है, ग्राहक के खाते से जिसने माल बेचा है उसके खाते में ला देता है। एटीएम मशीन को स्वैप करता है। आपने पेट्रोल पंप पे देखा होगा
आजकल तो पेटीएम की मशीन भी आ रही है, भारत पे की भी आ रही है, अलग अलग बैंकें भी मशीन देती है। ये ट्रांजैक्शन दर्ज करता है और एक रसीद आपको प्रिंट करके दे देता है। एक रसीद खुद के पास रख लेता है, एक रसीद आपको दे देता है। कुछ और बातें देखते हैं। आज का सेक्शन अच्छा है, जल्दी से खत्म करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये स्क्रीन पर देखो, मोबाइल भुगतान प्रणाली है। थोड़ा सा करेंगे, बाकी नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। क्या लिखा है? मोबाइल भुगतान प्रणाली। किसका इस्तेमाल करते हैं? पेटीएम का भी यूज कर सकते हैं। पेटीएम एक प्रकार का वॉलेट होता है जो यूपीआई का यूज करके भुगतान करता है। ऐसा या फ्री रिचार्ज से कर सकते हैं, स्टेट बैंक बड़ी से भी कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं, खूब सारे नाम हैं। गूगल पे से भी कर सकते हैं। आप गूगल पे के अलावा करना चाहो तो किससे कर सकते हो ये काम? फोन पे से भी कर सकते हो। ये सभी के सभी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। यूपीआई का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये किसके द्वारा प्रमाणित किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है? एनपीसीआई द्वारा जारी किया गया। एनपीसीआई का पूरा नाम क्या होता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसने इस यूपीआई नंबर को बनाया है। ये बात हमने थोड़ी देर पहले की थी, यानी पिछले सेक्शन में। भीम ऐप यूपीआई पर आधारित एक एप्लीकेशन है जिसे 30 दिसंबर 2016 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। बाकी सर्विसेज के बारे में हम अगले सेक्शन में बात करेंगे। आज के इस सेक्शन में दोस्तों हमने खूब सारी बातें की, जनरल स्कीम्स के बारे में समझा और साथ ही साथ इंटरनेट और राजस्थान सरकार कौन कौन सी सर्विसेज का ई गवर्नेंस के रूप में इस्तेमाल करी, उनके बारे में जानकारी ली। एक सर्विस और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगली क्लास में ज़्यादा इसे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आप बिना बैंक में एंड्रॉइड एप्लीकेशन के, मोबाइल एप्लीकेशन के होते हुए पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की, इस सेवा का नाम होता है दोस्तों, स्क्रीन पर देखो, USSD, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। ये सेवा बुनियादी सेवा युक्त मोबाइल फोन का उपयोग करके मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने की परमिशन देता है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होता है? ये सेवा अपने मोबाइल नंबर पर एक संख्या इतना डायल करने पर भी प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आपको MMID चाहिए, मोबाइल मनी आइडेंटिफाइड। ठीक है मेरी बात? यानी क्या हम बिना एंड्रॉइड एप्लीकेशन के पैसा इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? उसके लिए आपको USSD का यूज करना होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डेटा। इसमें MMID जनरेट हो जाती है और क्या डायल करना पड़ता है? #99# आपको डायल करना पड़ता है। दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें हैं इस सेक्शन में, मैंने PPT रेडी कर रखी है, अपन इसके बारे में और आगे बात कर लेंगे। गुरुजी थोड़ी सी और कर लो। चलो एक और कर लेते हैं। कौन सी? आजकल आपने देखा होगा बूढ़ों की पेंशन आती है और भी बहुत सारी सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं। बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ई मित्र की दुकान वाला एक बायोमेट्रिक मशीन रखता है, अंगूठा लगाता है, पैसे निकाल लेता है। उसी सर्विस का नाम है दोस्तों, उसी सर्विस का नाम है AEPS, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या हुआ? आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। इसमें क्या होता है? बैंक खाते में एक पैसा निकालने की तरीका है। इसमें ना ही तो आपको बैंक जाने की जरूरत होती है, ना ही आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड की जरूरत होती है। ये आपके आधार नंबर से जुड़ा होता है, UID के साथ जुड़कर UPI का इस्तेमाल करके आपके खाते से पैसे निकाल देता है। चलिए आज का सेक्शन थोड़ा मुश्किल था। मुश्किल तो क्या था, अच्छा था, समझ आ गया है। इस बार मैंने PPT बनाकर आपको बताने की कोशिश की है। आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई चीज़ समझ नहीं है उसे बार बार रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।